अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैपेसिटर्स के मुतालिक पढ़ा। जनरल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की, उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की, और हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा कि जिससे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमने मैथमेटिक्स उसका कैलकुलेट किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि ये जो कैपेसिटर होता है ये तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो अगर ये एनर्जी स्टोर करता है तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, और वो एनर्जी किधर स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसकी चीजें जो है ना वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलिए, जैसे कि हमने बेटे पढ़ा था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ये स्टोर करता है। हम सबसे पहले तो वो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि हम मैथमेटिक्स डिराइव करेंगे कि वो एनर्जी कितनी अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके लिए ये हमारे पास एक फिगर है। ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, इन प्लेट्स की दोनों की सेपरेशन डी है। इस प्लेट पर भी चार्ज पॉजिटिव क्यू है और इसके ऊपर भी नेगेटिव क्यू है, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो है लेकिन मैग्नीट्यूड इनके बराबर है। इसके ऊपर भी चार्ज उतना ही है, इसके ऊपर भी चार्ज उतना ही है, और इन दोनों प्लेट्स, इस प्लेट और इस प्लेट की जो एरिया है वो दोनों का सेम है, ए एरिया है। ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम कैपेसिटेंस जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसकी रीजन क्या है, अभी हमें बात समझ आ जाएगी कि हम इसकी कैपेसिटेंस को कैसे यूज करते हैं। बुनियादी तौर पर देखिए, ये प्लेट है, इसके ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल है और इसके ऊपर पोटेंशियल है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब है पोटेंशियल का डिफरेंस तो है इन दो पॉइंट्स पर, इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस है, और कितना चार्ज मूव किया है, यहां से क्यू चार्ज लिया गया है और इस तरफ रखा गया है। तो पोटेंशियल के डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, असल में क्यू चार्ज यहां से उठा के इधर फेंक दिया गया है, इधर पॉजिटिव चार्ज क्यू आ गया है, इधर नेगेटिव चार्ज क्यू आ गया है। तो यूं पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया। ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस से फार्मूला से जो हमने पीछे पढ़ा है उससे हम देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था वो क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की जहां पर डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं पर हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब बुनियादी तौर पर इस फार्मूला में पोटेंशियल का डिफरेंस और चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी है। हम इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होगी, ये क्यू पर चला जाएगा। तो यू किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, क्यू डेल्टा वी। अब ये जो चार्ज ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी है, इसकी वैल्यू और चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर अगर हम इस फार्मूला में रख दें तो हमारे पास इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी। चलिए इसको बात सुनते हैं। अब गौर एक बात पर कीजिए, जो ही हमने बैटरी लगाई तो उस वक्त इसके ऊपर चार्ज अभी नहीं था और बैटरी ने चार्ज यहां से निकालना शुरू किया। तो इसका मतलब है उस वक्त इसका इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों सेम थे, तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं था। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, जो इनिशियल पोटेंशियल का डिफरेंस था वो क्या था, जीरो। बाद में कुछ अरसे के बाद जब बैटरी हमने लगा दी तो बैटरी यहां से चार्ज निकाल के फेंकती रही, तो कुछ अरसे के बाद उसका पोटेंशियल जो है, इनका फाइनल पोटेंशियल प्लेट्स का जो है वो V हो गया। यानी पोटेंशियल जो प्लेट्स का है ये डायरेक्टली V नहीं होता, टाइम लगता है
ये 0 से V तक बनता है, आखिर में जाके ये टोटल जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उसके बाद इसका पोटेंशियल V होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस जो इन प्लेट्स के दरमियान है ये असल में शुरू में यूनिफॉर्म नहीं होता, 0 से स्टार्ट होकर V तक जाता है। तो हम ये जो टाइम लगा है इसे चार्ज होने में, जितनी इसने एनर्जी स्टोर की है, उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस 0 इस्तेमाल करें या V करें? तो ये अब प्रॉब्लम हो गई क्योंकि दो पोटेंशियल के डिफरेंस थे, शुरू में 0 था, बाद में आखिर में V हो गया। सो हम फिर क्या करते हैं, इसकी एवरेज निकालते हैं, इस पोटेंशियल के डिफरेंस की एवरेज निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे है कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता है कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 था, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस भी था, और डिवाइडेड बाय 2 यानी दो पोटेंशियल को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, एवरेज आ गई। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर होता है उसको 2 से डिवाइड करके आप उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। अब अगर U के फार्मूला में V डेल्टा V की जगह पर V/2 रख दें तो ये क्या आएगा, Q/V/2। क्या आएगा, QV/2। अब अगर इस फार्मूला के अंदर Q की वैल्यू हम पुट कर दें कैपेसिटेंस से, कैपेसिटेंस का फार्मूला था C इज इक्वल टू Q/V, तो वहां से हमने ये बना लिया चार्ज CV। तो इस Q की वैल्यू CV जो है इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा CV इधर आएगा, तो V/2 इधर था, तो V एक ये इसका और एक इसका, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी किसके बराबर हो गई, CV²/2, इसके बराबर एनर्जी हो गई। अच्छा, ये भी एनर्जी है, ओके, मतलब ये है कि ये नहीं कि ये भी एनर्जी, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है चार्ज और वोल्ट की फॉर्म में, ये एनर्जी है कैपेसिटेंस की फॉर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो नॉर्मली लोग जो हैं, लोग कन्वेंशन जो है वो यही है कि पोटेंशियल एनर्जी हो उसके अंदर स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसको CV²/2 की फॉर्म में ये लिखते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप QV की फॉर्म में लिख सकते हैं, CV की फॉर्म में लिख सकते हैं और QC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आप पर होता है कि आप, मतलब देखिए मैंने इस फॉर्मूला के अंदर Q की वैल्यू डाली है तो यहां पर CV आ गया है, और अगर मैं इसमें V की वैल्यू डाल देता यहां इस फार्मूला से Q/C, तो ये फार्मूला QC की फॉर्म में आ जाता। तो इसकी इस फार्मूला की ना 3 फॉर्म है, एक फॉर्म तो ये है, दूसरी फॉर्म ये, लेकिन ये वाली फॉर्म ज्यादा मशहूर जो लोग जानते हैं, जो साइंसदान यूज करते हैं आम एक्सपेरिमेंट्स में, वो है U इज इक्वल टू CV²। सो ये है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि स्टोर हुई है कैपेसिटर में। तो आप किसी कैपेसिटर की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस से और अप्लाइड वोल्टेज से। मतलब उसकी कैपेसिटेंस इतनी है, उसके क्रॉस हम इतने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। सो बगैर एक्सपेरिमेंट किए आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कैपेसिटर के अंदर उसकी अगर कैपेसिटेंस क्या हो और उसके ऊपर हम कितने वोल्टेज दें तो उसकी एनर्जी, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है जी। सो ये वो फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो ये तो वो अमाउंट है एनर्जी की जो कैपेसिटर में अभी स्टोर हुई है। लेकिन अब हम रीजन जानना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है चार्ज की फॉर्म में स्टोर हुई है, लेकिन किधर स्टोर हुई है, प्लेट्स पर स्टोर हुई है। चार्ज की फॉर्म में तो प्लेट्स पर है, लेकिन एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज है जो फिलॉसफी है, वो क्या है, वो ये है कि ये देखिए, ये V है ना, V, ये V है और ये क्या है, C। अब जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जो है वो हम जानते हैं क्या होता है, ε0 A/D। अगर उसकी प्लेट्स के दरमियान गैप क्या कौन सा हो, एयर का, और अगर उसमें गैप हो, किसी गैप के अंदर वो हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, तो वो क्या होता है, ε0 A/D, ये उसकी कैपेसिटेंस होती है। इस एनर्जी के फार्मूला में अगर हम C की वैल्यू और V की वैल्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कैपेसिटर में E/D की फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं। यानी वो जो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है वहां से V इज इक्वल टू E/D होता है, और C की वैल्यू जो मैंने अभी बताई है आपको, अगर ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दी जाए तो U फिर क्या निकलता है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटर है, वो रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटेंस ये होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में होता है
वो ये होता है डी इंटू ई, डी सेपरेशन है प्लेट्स की और ई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों की वैल्यू जो है पिछले फार्मूला में हम पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, सी की वैल्यू ये आ गई इधर, और वी स्क्वायर था ना, तो वी की जगह पर डी आ गया। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या बना है, ये इसका ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से डी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा और डी स्क्वायर ओवर डी है, डी एक डी नीचे वाला कटेगा एक डी से। तो फाइनली आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर बाई 2। अब ए और डी क्या है, ए और डी समझने वाली बात है। ये है जी वॉल्यूम उस स्पेस का जो कि कैपेसिटर के दरमियान है। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, इस प्लेट का वॉल्यूम जो एरिया है वो है ए और इनके दरमियान सेपरेशन है डी। तो अगर इस एरिया को मैं इस डी से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम है ना एयर स्पेस का, उसका वॉल्यूम निकलेगा। यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी, ये जो स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला के अंदर हम ये जो ए इंटू डी है ना, ये वॉल्यूम है। अगर हम अब एक गौर करें, ये है वॉल्यूम स्पेस का। इस स्पेस के अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। जब एक आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो वो एनर्जी जो है स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यानी जो प्लेट्स के दरमियान स्पेस है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये बहुत ये फिलॉसफी है। अब इसकी मैं यहाँ पर तस्करा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसको ये हम एमएससी एमफिल पीएचडीज वगैरह में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था और उसका नाम था जी, साइंटिस्ट का नाम था अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैज़मियर। यस, कैज़मियर इफेक्ट जो था वो कैपेसिटर में कैपेसिटर पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और यकीन करें कभी आप कैज़मियर का वो जो काम उसने किया है वो आप पढ़ लें, यानी जो बच्चे आप में से फिजिक्स पढ़ेंगे वो कैज़मियर का काम पढ़ लेना तो वो हैरान हो जाएंगे कि यार कैपेसिटर के ऊपर इतना बारीक काम और इतना मॉडर्न फिजिक्स का काम उसने कैपेसिटर से किया। तो ये उसने एनर्जी का ही काम किया था। बहरहाल ये इस बात को अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको कैज़मियर बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ समझ आई है, जब कोई चीज़ भूल जाए ना तो दुरूद वक्त पढ़े याद आ जाती है। मैंने आपको वो करके दिया था, मैंने दुरूद वक्त पढ़ा, मुझे वो नाम याद आ गया। आप भी कोशिश किया करें जब कोई चीज़ भूल जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद वक्त पढ़ा करें तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें याद आ जाया करेंगी। चलिए, अच्छा, अब ये जो स्पेस है जिसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है, अगर हम ये एनर्जी है टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन दिस वॉल्यूम, इफ दिस एनर्जी इज डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, देन हमें क्या मिलेगा, यानी ए डी नीचे ले आए तो यू ओवर ए डी बराबर किसके आएगा, ई आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इस फार्मूले को। ये देखिए, ये है जी यू ओवर ए डी, यानी ये एनर्जी, ये उसका वॉल्यूम है जिस स्पेस के अंदर ये वाली एनर्जी स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो वॉल्यूम सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मैस डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। सो हम U ओवर AD को स्मॉल u लिखेंगे, इसे कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है स्पेस के, और वो ये है। समझ आ गई है आपको। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन ये वाला फार्मूला तब है जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की जगह खाली जगह हो तो फिर ये फार्मूला सिर्फ एप्सिलॉन आर निकल जाएगा। ये फार्मूला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर 2। सो दिस फार्मूला वाज यूज्ड बाय द कैज़मियर, क्योंकि उसने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, उसने एम्प्टी स्पेस के अंदर काम किया था, वैक्यूम में, तो उसने इसके ऊपर काम किया था
और मुझे लिखने आपकी बुक में ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझाने का मतलब ये है कि ये MCQ आ सकता है उसमें, जो आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का टेस्ट होता है ना, उसके अंदर ये फार्मूला आ सकता है। सो कीप दिस इन माइंड। ठीक है जी। चलिए बच्चों, तो ये हमने बेटे एनर्जी कैलकुलेट की है। एक तो हमें ये पता चल गया है कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका फार्मूला हमने पढ़ा U इक्वल टू CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये फार्मूला बड़ा मिलता जुलता है हाफ MV स्क्वायर से, हाफ CV स्क्वायर, लेकिन वहां पर MV स्क्वायर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल का स्क्वायर है। बहरहाल ये मैंने आपको पिंच करने के लिए ये फार्मूला बताया है, छोड़िए इस बात को, ये बातें बाद में होंगी। ओके, सो मैंने एक तो आपको ये बताया है कि एनर्जी कैलकुलेशन क्या होती है, उसके बाद हमने कहा कि ये एनर्जी किधर स्टोर होती है, फिर हमें पता चला कि ये एनर्जी तो स्पेस में स्टोर होती है, फिर हमें ये भी पता चला कि ये किस फॉर्म में होती है, स्पेस के अंदर किस फॉर्म में होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। सो दिस इज वेरी ग्रेट फार्मूला एंड ग्रेट रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है एनर्जी के मुतालिक बात खत्म होगी। अब ना हम इन कैपेसिटर को टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं ना, सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर जब सर्किट के अंदर यूज होगा तो चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो हम इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को भी समझ लेते हैं कि जब कैपेसिटर को बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है और जब बैटरी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करती है। अब वो एक तो ये ज़हन में बात रखें कि कैपेसिटर कोई भी हो, नॉर्मली हम उसको सर्किट के अंदर दो पैरेलल प्लेट से शो करते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टर विच रेजिस्ट द करंट, यानी ऐसी चीज जो करंट को रेजिस्ट करे, जो करंट को रिटेलिएट करे, यानी जो करंट के खिलाफ काम करे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। और दिस इज द बैटरी। ठीक है जी, ये बैटरी है। और मैं आपको एक मजे की बात बता के छोड़ दूं इस बात को कि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं ना बेटे, इसको आपके घर में जो पानी वाला सर्किट है ना, उससे आप समझते हैं। पानी वाला सर्किट आपके घर में क्या है? टैंक लगा हुआ है छत पर, वो कैपेसिटर होता है, दैट इज द टैंक। द टैंक ऑफ द वाटर इज जस्ट लाइक ए कैपेसिटर, राइट? एंड द टूटियां जो लगी हुई हैं, द टूटियां इन योर हाउस जो हैं वो हैं जी रेजिस्टेंसेस। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंसेस है। और तारे जो है ये पाइप्स हैं, दीज आर द पाइप्स। और वो जो नीचे पानी निकालने वाला पंप लगा हुआ है, दैट इज द बैटरी। बैटरी इज एक्चुअली एनालॉगस टू दैट पंप। ठीक है जी, जो एक लेवल से निचले लेवल से पानी निकाल के अपर लेवल पर फेंकता है। सो दिस इज द एनालॉजी and you can understand this electrical circuit with the water circuit at your home simply। मतलब ये बड़ा सिंपल एक तरीका है इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने का। बहरहाल मैं इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा जी, मैंने इशारतन आपको समझा दिया। यहाँ पर मैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को यानी करने लगा हूँ, डिस्कस करने लगा हूँ। ये देखिए, ये एक बैटरी है जिसके वोल्टेज हैं V0। अच्छा, पहले इसके वोल्टेज V थे, अब V0 में हमने कर दिए। ये आपकी बुक ने किया हुआ, मैंने नहीं किया। आपकी बुक ने इसको V0 कर दिया, इसलिए मैंने भी इसको V0 कर दिया है। ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो C है। अब ये देखिए सर्किट कैसे लगा हुआ है, आप देख कहेंगे ये किस तरह का अजीब सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट असल में हमने खास मकसद के लिए बनाया है। देखिए कि ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये की लगाई है मैंने, ये वाली की लगाई है, और की को अगर इस पॉइंट से जोड़ दिया जाए या इस पॉइंट से जोड़ दिया जाए, ये हमारे पास ऑप्शन है। जब हम इस की को इस पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, जिस तरह के मैंने जोड़ के दिखाया है, तो होगा ये कि ये जो बैटरी है ये RC सर्किट यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं RC सीरीज सर्किट। तो इस सर्किट को जब ये इससे टच करेंगे तो ये RC सर्किट जो है ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये वाली दरमियान वाली वायर है, ये उसी तरह ओपन रहेगी, इस तरफ कोई करंट नहीं आएगी। तो करंट कैसे चलेगी? जो ही आप कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो करंट जो है वो ऐसे चलेगी। अल्लाह, कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है
वो इसके उलट फ्लो करते हैं, क्योंकि करंट दो किस्म की होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल की करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। चलिए, तो अब इसके कैपेसिटर के चार्ज होने का फिनोमेना समझते हैं। देखिए, शुरू में जब पोटेंशियल का डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। अब बैटरी जो है वो क्या करती है कि स्लोली यहां से चार्ज निकालना शुरू करती है। अब इसके चार्ज निकालने की जो स्पीड होती है ना, यानी जो तेजी है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई है ताकि ये उसके फ्लो को कंट्रोल कर पाए। ये रेजिस्टेंस हमने जानबूझ के यहां पर लगाई है, आर और सी, ये एक आरसी सर्किट है। चलिए, तो होगा ये कि ये जहां से चार्ज जो है वो इस बैटरी यहां से लेके ये कैपेसिटर के दूसरी प्लेट की तरफ, एक कैपेसिटर से इलेक्ट्रॉन लेगी, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन फेंकेगी, तो कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब चार्ज होगा कैपेसिटर तो हम ये देखते हैं कि इनिशियली उसका चार्ज 0 होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका चार्ज बढ़ना शुरू होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ना शुरू होता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन फिलहाल हम इसको ग्राफ से नहीं समझ रहे। जब ग्राफ अगली स्लाइड पर आएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी इसका बिहेवियर। तो इनिशियली इसका चार्ज होता है 0, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चार्ज डेवलप होना शुरू होता है। टी टाइम के साथ ही चार्ज होकर ना इसका ये फुली चार्ज हो जाता है। जब ये जो कैपेसिटर है ना, जो कैपेसिटर है इसके ऊपर जो चार्ज फुल हो जाता है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो ये इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है, ठीक है जी। अब कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज हुआ है ये कौन डिसाइड करता है? ये आर और सी की वैल्यू, इनका प्रोडक्ट, आर सी उसे कहते हैं। आर सी का प्रोडक्ट जो है ना, इन दोनों का मल्टीपल, यानी आर और सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे ये आर सी का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना ये डिसाइड करेगा कि कितनी देर में ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। क्योंकि ये आर सी जो है, ये अगर इसके यूनिट्स चेक किए जाए ना सिस्टम इंटरनेशनल में, ये रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओम, कैपेसिटर के यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस के यूनिट क्या है, फैराडे। अगर इनको बुनियादी फंडामेंटल जो इसके यूनिट्स में लेके जाया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि आरसी के यूनिट जो है ना, आर और सी का प्रोडक्ट जो है ना, ये टाइम के यूनिट देता है। तो असल में आर सी जो है ना, इसीलिए इसको टाइम कहा जाता है। आर और सी का जो प्रोडक्ट है इसको टाइम कहा जाता है, क्योंकि इनके यूनिट टी के हैं, इसके यूनिट टी के बन जाते हैं। तो यही डिसाइड करता है कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो सकता है। हम इसको चार्ज करने के लिए हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस जो है ना कम ज़्यादा करेंगे। रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम कर दें तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज होगा। या यूँ कहेंगे सी और आर का जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर ज़्यादा देर में चार्ज होगा। सो इसीलिए इसको कहते हैं, ये कैपेसिटर के टाइम को, चार्ज होने के कंट्रोल को, रेट को कंट्रोल करता है। सो ये जो आरसी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आरसी है, इससे हम टाइम जो है वो हमें मिलता है। लेकिन एक अजीब चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, जो मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूं, वैसे आपको समझ नहीं आनी। ये देखिए, ये ग्राफ हमने क्या किया, एक कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो आरसी सर्किट था, उसको हमने लगाया तो उसका इनिशियल चार्ज, ये चार्ज का एक्सेस है और ये टाइम का एक्सेस है। तो वो चार्ज स्लोली, शुरू में जब टाइम 0 था तो उसका चार्ज भी 0 था, टाइम बढ़ना शुरू है, स्लोली चार्ज होना शुरू है। अब ये जो इसका बिहेवियर है चार्ज होने का, ये आप देखिए, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल होता है। अब एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं मैं यहां पर आपको नहीं बता सकता, अगर, क्योंकि फिजिक्स के बच्चे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़े, तो एक्सपोनेंशियल सर्किट की एक्सपोनेंशियल उसकी जो फंक्शन होता है, फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, साइनोसाइडल फंक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है,
ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होता है चार्ज ना, ठीक है जी। तो इनिशियली वैल्यू 0 होती है, लेकिन आहिस्ता 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 बढ़ के आप देख रहे हैं बढ़ रही है। ये अभी तक फुली चार्ज नहीं हुआ, कैपेसिटर फुली चार्ज हो रहा है, यहाँ तक भी फुली चार्ज नहीं हुआ। ये वैसे हमने रिप्रेजेंट किया कि फुली चार्ज हो गया, लेकिन हुआ नहीं है अभी फुली चार्ज। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी कैपेसिटर को हम लगा के रख दें और कहें कि वो फुली चार्ज हो जाए, तो फिर हमें ये ग्राफ शो करता है कि इन्फिनिट टाइम के लिए हमें सोना पड़ेगा, हमें इन्फिनिट टाइम के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए। सो अब ये कैसा इम्प्रैक्टिकल काम है कि कैपेसिटर को मैं चाहता हूं कि फुली चार्ज हो जाए और उसको फुली चार्ज करने तक अब मैं क़यामत तक सो जाऊं। तो या फिर ये है कि हम कैपेसिटर लगा के सो जाए, क़यामत वाले दिन उठे तो फिर कैपेसिटर को यूज करें, क्योंकि फुली चार्ज तो तभी होगा, उससे पहले तो वो फुली चार्ज नहीं होगा। ये ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब है कैपेसिटर को फुली चार्ज करना ये इम्प्रैक्टिकल है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम कैपेसिटर को फुली चार्ज करें। तो फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को सर्किट्स के अंदर यूज करने के लिए हम इसको कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट कितना होता है, कैपेसिटर को 63% चार्ज किया जाए, यानी 100% चार्ज ना करें, 63% चार्ज करें। तो 100% चार्ज होने में तो उसे टाइम लगेगा इन्फिनिटी, लेकिन 63% चार्ज होने में सिर्फ इतना टाइम लगेगा, इतना, यानी इतना 63% चार्ज होगा तो इतना टाइम लगेगा, जिसको आरसी कहेंगे। अब अगर आपने आरसी की वैल्यू बढ़ा दी तो कैपेसिटर वही है, लेकिन आर की वैल्यू बढ़ा दे, या आप कैपेसिटर भी चेंज कर दें, नो प्रॉब्लम। सी और आर में से किसी की चीज वैल्यू चेंज या दोनों की वैल्यू चेंज कर दें। तो इस सिचुएशन में अब आरसी हो गया बड़ा, तो अब कैपेसिटर जो है ना स्लोली चार्ज होगा। तो स्लोली चार्ज होकर ये 63% चार्ज जो है ना इतनी देर में हुआ है। अब तो आरसी जो है यानी टाइम, कितना टाइम, जितना के कैपेसिटर को 63% चार्ज करने में टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए जितना टाइम लगा है, दैट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आरसी से कैलकुलेट करते हैं। तो आरसी जो है, इससे हमें 63% जो है जो कैपेसिटर चार्ज होता है उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। याद रखना है हमें, टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63%। तो जितनी देर कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में लगती है, उस देर को, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। आरसी की वैल्यू स्मॉलर हो, आरसी की वैल्यू स्मॉलर हो तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है, और आरसी की वैल्यू अगर बड़ी हो तो कैपेसिटर स्लो चार्ज होता है, कम चार्ज होता है। ठीक है। इसी के अब उलट बात कर लेते, इसका मतलब ये, अब इसके उलट बात कर लेते हैं। चलिए जी। यानी टोटल कैपेसिटर पर चार्ज होता है ना, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, जो चार्ज होता है वो टोटल होता है CV नॉट, और ये Q नॉट वैल्यू होती है। ये टोटल फुली चार्ज होता है कैपेसिटर, लेकिन आपने इस फुली चार्ज का 63% लेना है। यानी अगर आप फुल चार्ज को 0.63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द 63% चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी। तो ये दो ग्राफ जो हैं ये बता रहे हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। ये स्मॉलर आरसी के लिए है, ये लार्जर आरसी के लिए है, ये वाला है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो चार्ज कैपेसिटर है उसका कनेक्शन यहां से बैटरी से उतार के ना, तो अब इस वायर से कर देते हैं। अब जब इस वायर से करेंगे तो कैपेसिटर डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएगा थ्रू द रेजिस्टेंस। एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से डायरेक्टली जोड़ देंगे थ्रू रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब दोबारा वही बात कि डिस्चार्ज कैसे होगा, इसकी डिस्चार्जिंग एकदम हो जाएगा, यूं ही तारे जोड़ेंगे तो पटक करके खत्म हो जाएगा, या टाइम लगेगा। और ये भी टाइम, इसका डिस्चार्जिंग टाइम भी आरसी टाइम है जो इसे कंट्रोल करेगा। आरसी की वैल्यू इसकी डिस्चार्जिंग टाइम को कंट्रोल करेगी कि ये जल्दी डिस्चार्ज हो या स्लो डिस्चार्ज हो।
ठीक है ना जी। अब आप कहेंगे कि वैसे कैपेसिटर को स्लो डिस्चार्ज होना चाहिए कि जल्दी डिस्चार्ज होना चाहिए। अच्छा, अगर ये फर्स्ट करें रेजिस्टेंस निकाल दें, और निकाल नहीं दें मतलब थोड़ी कर दें, आप यूँ कहें कि बहुत थोड़ी कर दी हमने रेजिस्टेंस, यानी इसका टाइम कॉन्सेप्ट थोड़ा कर दिया, तो ये कैपेसिटर के फटने का अंदेशा होता है। ये जल्दी जल्दी इसमें से हम चार्ज निकालते हैं, तो इसलिए जो कैपेसिटर डैमेज हो जाता है। यानी इसकी कम वैल्यू भी खतरनाक है और ज्यादा वैल्यू भी खतरनाक है कि अगर फर्ज करें हमने इसको चार्ज डिस्चार्ज करना है तो रेजिस्टेंस इतनी बड़ी लगा दे कि बस फिर सो जाए क़यामत तक, अब ये फुली ये डिस्चार्ज होता रहेगा स्लोली, तो ये भी इम्प्रैक्टिकल है। सो हम क्या करते हैं कि इसकी ऐसी वैल्यू सेट करते हैं कि जो ऐसी हो कि कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज भी हो जाए, यानी फुली तो खैर नहीं होता, यानी डिस्चार्ज भी हो जाए और फिर जल्दी भी डिस्चार्ज हो जाए, यानी बहुत जल्दी भी ना हो, बस हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो फिर इसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है आरसी से कंट्रोल करते हैं, और इसके डिस्चार्जिंग टाइम का जो भी टाइम कांस्टेंट होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, उसको भी हम उसी तरह डिफाइन करते हैं कि अगर आप कैपेसिटर को 63% डिस्चार्ज करते हैं, जितना टाइम कैपेसिटर को 63% डिस्चार्ज करने में लगता है, उसको हम कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो यूं जो है ये इसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। तो इसकी भी डिस्चार्जिंग का जो है वो देख लें। अब इस ग्राफ में देखें, इनिशियली जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है और हमने इसको डिस्चार्ज करना है। ये देखें, अगर आपका स्मॉलर आरसी होगा तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ये देखें कितनी जल्दी 63% डिस्चार्ज होने में, ये देखें ना 33% बाकी रह गया है, यानी 63% इतना जो है डिस्चार्ज हो गया, 33% बाकी रह गया। तो इसको 63% डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा है, इतना टाइम लगा है। और जब आप आरसी को लार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, स्लो हो जाएगा, बड़े आराम से जो है ना वो डिस्चार्ज होगा और इतना टाइम लगेगा, आरसी ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दैट द डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट्स आर कंट्रोल्ड। और इसको प्रैक्टिकली बनाने के लिए हम ये टाइम कांस्टेंट कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों आप कहेंगे कि ये हम कर क्यों रहे हैं बेटे, ये आपने देखा होगा ईद मिलादुन नबी पर लोग, या शादियों पर, या किसी और फंक्शन पर लोग लाइटिंग करते हैं। आजकल आपने वो जो फ्लैश लाइटिंग नहीं देखी हुई, जिसकी बत्तियां जो है जलती हैं बुझ जाती हैं, जलती हैं बुझ जाती हैं, ठीक है। और वो कैसे हो रहा होता है, वो कैपेसिटर होता है पीछे लगा हुआ, और कैपेसिटर वो जो जितनी देर बंद रहती हैं, जितनी देर ऑन रहती हैं, वो जो टाइम होता है उनका वो कंट्रोल करता है, वो आरसी टाइम होता है। हम आरसी से उनको स्लो करते हैं, आरसी से उनको ज्यादा करते हैं। उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर वो जो फ्लैशिंग सर्किट होता है, आजकल घरों में वो लड़ियां आजकल आई हुई हैं, वो जो इनकी लेंस होती है जिनमें लाइट्स लगी हुई होती हैं, उनके अंदर आरसी सर्किट लगा हुआ होता है, जिसको हम कंट्रोल करके आर और सी की वैल्यू से, तो उसके टाइम कांस्टेंट को कभी उनको स्लो कर लेते हैं लाइट्स को, और कभी ज्यादा करना, वो ब्लिंक करती हैं, कभी स्लो ब्लिंक करती हैं, कभी फास्ट ब्लिंक करती हैं, तो उसके टाइम को कंट्रोल किया जाता है आरसी से। सो ये वो रीजन है कि हमने आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझाई है। ठीक है जी। तो कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस हैं, इनको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है इसकी मुख्तलिफ सर्किट के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में इसको सीखते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको ये वाला जो है, तो ये जितना मैंने उर्दू में आपको बताया ये उसमें लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको चीज़ें देता हूँ ये आपके नोट्स भी बन सकते हैं। अगर आप, कुछ बच्चे जो ये वाले नोट्स अगर उनको ईजी लगे, तो अगर आप इनको पेपर में लिख देंगे फिगर्स के साथ, जो फिगर बनी है ये भी आपने साथ बनानी है, तो फिर इंशाल्लाह आपके नंबर्स जो हैं वो इंशाल्लाह पूरे पूरे ही आएंगे, कम नहीं होंगे। ये एक तो बुक से कम लिखा हुआ है, नोट्स में जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना लिखा हुआ है, ठीक है। और इनको आप अपने नोट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी ये टॉपिक जो है ये नोट्स ही हैं आपके। अगर आप इसको नोट्स के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें आप ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को यहाँ से याद करना चाहते हैं, आपके पास की भी है, बुक भी है, जो टेक्स्ट बुक है वो भी है, की भी है। अगर आप वहाँ से नहीं याद करना चाहते तो ये वाले नोट्स याद कर लें, ये भी इंशाल्लाह आपको उन्हीं के बराबर जो है नंबर दिलवाएंगे। ये जो सर्किट डायग्राम्स हैं ये समझें, ये, और ये मैं सिर्फ बात इस क्वेश्चन की नहीं कर रहा,
ये जो मेरे लेक्चर्स हैं इनमें मैंने जितने भी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ख़ास तौर पे जिन पे मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं, इनमें मैंने जितनी थ्योरी लिखी है ये आपके नोट्स हैं। यू कैन यूज़ दिस थ्योरी एज नोट्स। इसी तरह ये पिछला क्वेश्चन था एनर्जी का, इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूं जो है ये हमारा चैप्टर बेटे ख़त्म हो गया है। हमने इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है समझ ली है। ठीक है जी, और टाइम कांस्टेंट, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट भी समझ लिया। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको ना समझ आने पर बार बार देखें। और थैंक यू वेरी मच कि आपने टॉलरेट किया, सुना मुझे। और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।